जो फंडामेंटल क्वेश्चन है कि आखिरकार रिलीजन है क्यों हमारे पास, इतना कॉमन क्यों है, हर कल्चर में हर सोसाइटी में रिलीजन पाया जाता है, और पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एवरीवेयर के पास किसी फॉर्म में किसी ना किसी किस्म का कोई ना कोई रिलीजन है। तो ये क्या सिचुएशन है? तो अगर हमें ओरिजिन और उसका बेसिस पता चल जाए तो हमें फिर बाकी चीजें समझने में आसानी होती है। तो मैं आपको सिर्फ बेसिकली कपल एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको आ जाएगा कि ये वाला एक क्वेश्चन क्यों इतना जरूरी है। ठीक है, फॉर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको आपके सामने कोई आए गन लेके, ठीक है, और आपको शूट करने लगे, सामने आपके गन रखेगा और एकदम आपके गोली चलाने लगेगा, आपको क्या मिलेगा? एकदम खौफ आएगा, राइट? ओ माय गॉड, ये मुझे शूट कर देगा, क्योंकि यस। आपको है कि गन में से गोली निकलेगी, मैं गया, खत्म। तो एकदम फियर होता है, राइट, एंड एंजाइटी। लेकिन फर्ज करो उसकी गन निकालने से पहले कोई आपको बता दे ये तो नकली गन है, इसमें बुलेट्स ही नहीं है। अब वो गन निकाल के आपके सामने चाहे जितनी भी हरकतें करे, आपको कोई टेंशन होगी? नहीं हो गया। बिल्कुल। ये देखा ना, क्योंकि राइट अवे आपको आंसर मिल गया, तो एक पैराडाइम चेंज हो जाता है, उस गन की रियलिटी चेंज हो जाती है, राइट? आपको इस तरह भी देख सोच सकते हो कि फर्ज करो आप किसी मैजिक शो पे जाते हो, जब मैजिक शो हो रहा होता है और वो जो औरत को वो काट देता है आधे में, या किसी किस्म का भी जो भी मैजिक, बहुत जबरदस्त मैजिक ट्रिक करता है, तो आपका दिमाग घूम जाता है, ओ माय गॉड इसने कैसे किया होगा। बड़ा अजीब सा होता है कि लाइक कितना इसके पास लाइक टैलेंट है, ये बड़ा जबरदस्त सीन लग रहा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो जब दिखाता है कि ये डब्बा दो किस्म का था और एक उसकी टांगे इस तरफ थी, जैसे आपको समझ आ जाता है कि भाई ये तो डब्बा आधा कटा हुआ ही था, तो आपका वो मैजिक से बिल्कुल वो हो जाता है। आपको फिर एक दफा आपको पता चल जाए कि ये मैजिक ट्रिक ऐसे हुई है, तो आप दोबारा कभी भी उसको मैजिक नहीं समझोगे। हाँ। ठीक है ना? यस। तो ये बेसिकली क्या है कि जब आपको रियलिटी पता चल जाती है, तो देन वो जो मिस्ट्री है वो खत्म हो जाती है। ठीक है। तो ये मैं आपको इसलिए दो एग्जांपल दी कि आपको समझ आए कि ये रिलीजन का अगर मैजिक आप निकाल दो ना उसमें से, तो उसकी जो प्लेटो जो एक स्टेटस बना हुआ है कि एक अब ऐसी चीज है कि पता नहीं समझ नहीं आ सकती किसी को, और ये तो ऐसी चीज है पूरी दुनिया में, उसका स्टेटस खत्म हो जाएगा अगर आप समझ जाओ कि है क्या चीज वो। तो दैट इज द रीजन व्हाई योर क्वेश्चन कि भाई ये आया क्यों, शुरू क्यों हुआ, वो समझ आ जाएगा। तो नाउ सेकंड आपको मैं एक और टेंजेंट देता हूँ, आई एम जस्ट बिल्डिंग अप ऑन द यस। सिनेरियो, यस। सो आपको, सो आई विल पुट ऑल ऑफ देम टुगेदर इन द एंड सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। अब मैं डिफरेंट डिफरेंट आपको टूल्स दे रहा हूँ कि इसको फिगर आउट किस तरह करते हैं। सेकंड टूल आपको मैं देता हूँ कि ह्यूमन नेचर जो है, इंसान का ह्यूमन नेचर ऐसा है कि बाय डिफॉल्ट हमें आंसर्स चाहिए होते हैं, और जब तक हमारे पास आंसर्स नहीं होते हम अनकंफर्टेबल रहते हैं। ठीक है, यस। जैसे कि आपको अभी, जैसे लेट्स से अभी का एग्जांपल ले ले, स्ट्रीम शुरू होने वाली थी, गेस्ट आए थे, अब गेस्ट को बोला था कि हम लोगों ने इतने बजे शुरू करना है। अब वो जब आए उन्होंने देखा कि स्ट्रीम शुरू नहीं हुई हुई, चैट मैसेजेस में मैसेज आए, उधर मैसेज आए, एंजाइटी। जबकि अगर पता चल जाता कि भाई ओ टेक्निकल इश्यूज हैं, थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, तो आराम से लोग रिलैक्स हो जाते, राइट? लेकिन यस। जब तक यस। नहीं पता था तो एक एंजाइटी रहती है कि क्यों, कैसे, कहाँ, ये वो। तो ये ह्यूमन नेचर है कि ह्यूमन जो है, इंसान अनसर्टेनिटी पसंद नहीं करते, दे वुड रादर हैव एन आंसर, और समटाइम्स अ फेक आंसर इज बेटर देन नो आंसर एट ऑल। सो ठीक है। सो यस। इन दैट केस के हमारे पास जो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, व्हाई आर वी हियर, हु आर वी, हु मेड अस, व्हाट इज अवर पर्पस, ये इसको कहते हैं एक्सिस्टेंशियल क्वेश्चंस। इनके हमारे पास आंसर्स नहीं है, और वो हमारे पास शुरू से नहीं थे। लेकिन जब ये वाले क्वेश्चंस, इंसान की जो साइकी है वो जब इस तरह के क्वेश्चन करते थे और उसको जवाब नहीं मिलते थे, तो वो बड़ा अनसर्टन होता था। तो उस गैप को फिल करने के लिए इंसानों ने स्टोरीज एंड सिचुएशंस बनाई, जस्ट सो दैट ये वाले क्वेश्चन जो है इनके आंसर मिल जाए। अब ये जरूरी नहीं था कि वो आंसर रियल हैं या फेक हैं, बट एटलीस्ट किसी किस्म का आंसर तो था। तो वो ओके। आंसर जब मिल जाता है तो इंसान की जो साइकी, जो मेंटल है, वो जरा रिलैक्स हो जाती है, दैट एटलीस्ट अनसर्टेनिटी तो नहीं है, कम से कम हमें पता तो है हम लोग इस दुनिया में क्यों हैं, पता, कम से कम हमें पता तो चल गया कि हमें किसने बनाया एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये सेकंड एवेन्यू आपका देता हूँ।
तो ये दो चीजों को आप देख लें, एक तो वो है कि मिस्ट्री खत्म हो जाए तो उसका आंसर मिल जाए तो आपको समझ आ जाती है क्या सिचुएशन है, और दूसरा वाला जो है वो ये है कि एक्सिस्टेंशियल क्वेश्चंस का आंसर चाहिए होता है इंसान को, चाहे कुछ भी हो जाए। नाउ अब आपने जैसे कहा कि रिलीजन हर जगह आपको नजर आता है, इसका बेसिकली कोई फायदा भी है कि नहीं? क्यों हम लोग कहते हैं कि व्हाई इज देयर रिलीजन, क्यों है? अगर इतना हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं हम लोग इस्लाम को, क्रिश्चियनिटी को, हिंदुइज्म को, बहुत सारे रिलीजन्स को हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं, तो कोई कहेगा कि भाई इतना क्रिटिसाइज क्यों करते हैं उन रिलीजन को, इनका कोई फायदा भी है कि नहीं? सो आई मीन व्हाट इज द रीजन व्हाई इतना लोगों के पास रिलीजन है? तो उसके मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिक रिलीजन के जो है ना 3 बेसिकली, आप बहुत सारे फायदे हैं लेकिन टॉप 3 फायदे मैं बता देता हूँ व्हाई इट एक्चुअली एग्जिस्ट, ठीक है ना? नंबर 1, रिलीजन गिव्स यू सोशल कोहेजन। ओके, सोशल कोहेजन बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी सोसाइटी को एक टुगेदर रखने के लिए ना किसी किस्म का एक सेंट्रल यूनिवर्सल सिस्टम चाहिए होता है जिससे वो सोसाइटी एक चीज में एंकर हो जाए। तो सोशल कोहेजन के लिए रिलीजन बहुत यूजफुल होता है। क्यों? क्योंकि वो एक सेट ऑफ मोरालिटी दे देती है, चैरिटी, जस्टिस, सिस्टम, सारा सिस्टम एक बना के ना एक सेंट्रल चीज आ जाती है सोसाइटी के अंदर, जिसके अंदर बाकी की जो मेंबर्स होते हैं उसमें हुक इन कर सकते हैं। तो इट बेसिकली हेल्प्स कोहेजन, पूरी सोसाइटी को कोहेसिव तरीके से चलाने के लिए एक सिस्टम आ जाता है, ठीक है? तो इसलिए यूजफुल होता है रिलीजन। एक और सिस्टम है कि देखो, जब हम लोग हंटर गैदर थे, अलग अलग ट्राइब्स में रहते थे, तो छोटे छोटे ट्राइब्स थे, 10, 15, 20 लोगों का, तो उसके अंदर आपको कोई सेंट्रल सिस्टम नहीं चाहिए कंट्रोल करने के लिए। जो लीडर होता था ट्राइब का, उसने डंडा मारा जिसके सर पे और उसको ले लिया, और जो आई मीन कोई उसके अंदर आपको कोई सिस्टम नहीं चाहिए कंट्रोल। द हेड गाय इज द मेन गाय, बाकी सब उसके सबऑर्डिनेट होते थे। अल्फा मेल होता था और वो बाकी सब उसके मेल, तो उनके लिए आपको ये सिस्टम नहीं चाहिए। लेकिन जब आप देखो आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही एग्रीकल्चरल, मैं आपको जरा हिस्ट्री में लेके जा रहा हूँ, लाइक प्री हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस की एवोल्यूशन के लिहाज से, लेट्स से होमो सेपियंस से आगे हम लोग आगे हंटर गैदरर बन गए। अब हंटर गैदरर से अब सोसाइटी आहिस्ता से चेंज हो रही है। जैसे ही ह्यूमंस ने एग्रीकल्चरल सिस्टम शुरू किया, उनको फार्मिंग करना शुरू हो गए, तो क्या हो गया कि पहले हंटर गैदरर्स जो होते थे छोटे छोटे ट्राइब्स होते थे और हमेशा फूड के पीछे भागते रहते थे। अब जैसे उन्होंने फार्मिंग शुरू की ना, फार्मिंग से क्या हो गया कि उनके पास फूड के पीछे भागने के बजाय फूड उनके पास ही आ गया। उन्होंने अपना फूड खुद ग्रो करने शुरू कर दिया। जैसे ही अपना फूड खुद शुरू कर दिया ना ग्रो करनिया, तो उसकी वजह से उनको फूड के पीछे भागना नहीं पड़ता। अब अगर फूड के पीछे भागना नहीं पड़ेगा तो वो क्या करेंगे, एक जगह पे सेटल हो सकते हैं, राइट? अब एक जगह पे सेटल होने की वजह से क्या होता है, और फूड अपना ग्रो करने की वजह से अबंडेंस ऑफ फूड हो जाता है। पहले फूड ही इतना स्केर्स होता था कि हर वक्त फूड के पीछे ही भागते रहते थे, लेकिन अब अपना फूड ग्रो कर रहे हैं तो देयर इज अबंडेंस ऑफ फूड, और प्लस लोकेलिटी, आप एक ही जगह में बैठ के आप फूड बना सकते हो। उससे क्या हुआ, वो जो ग्रुप थे छोटे वाले, वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े बड़े होने लग गए। तो 10-20 लोगों का जो ट्राइब था वो ऑल ऑफ अ सडन 30 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, 100 से 200 हो गए, क्योंकि भाई फूड अबंडेंस में आता है। जैसे ही अबंडेंस में आता है पॉपुलेशन बढ़ती है उस जगह की और उन ग्रुप की। तो वो ग्रुप आहिस्ता आहिस्ता जब 100 और 200 में पहुंच गया, तो अब वो जो सेंट्रल फिगर था, जो लीडर ऑफ द ट्राइब है ना, अब उसके पास देयर इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि अब वो 100-200 बंदों को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है ना? अब वो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता, तो अब उसको क्या चाहिए, कोई ना कोई सिस्टम चाहिए जिसकी वजह से वो इन सबको कंट्रोल कर सके। अब इंडिविजुअली के लिए तो इजी है, आप कंट्रोल कर सकते हो 2-4 बंदों को, लेकिन अगर आपने 100-200 लोगों को, 300 लोगों को कंट्रोल करना है, तो आपको कोई ऐसी चीज चाहिए जो उनके दिमाग में उनको कंट्रोल करे कि आपको डायरेक्टली उनको कंट्रोल करने की जरूरत ना पड़े, उनका दिमाग उनको खुद ही कंट्रोल करके आपके सबऑर्डिनेट बना दे। तो दैट इज बेसिकली ओरिजिन के नाउ। अब वो जो लीडर को ऐसा सिस्टम चाहिए था, उसने क्या किया, एक हायरार्की बना ली, अपने आप को उसने वो कर दिया, क्या कहते हैं, अब मैं आपको ओरिजिन ऑफ द गॉड्स उसके ऊपर ले जाऊंगा, लेकिन आपको समझ आना चाहिए जो सोशल स्ट्रक्चर, ये बेसिकली फार्मिंग के बाद से जब सोसाइटी बढ़ने लग गई और टाउन्स, वो विलेजेस बनने लग गए, तो फिर आपको पे एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर चाहिए था। फिर इन 200-300 लोगों को ऑर्गेनाइज करने का एक सिस्टम चाहिए, और वो सिस्टम बेसिकली शुरू किस तरह हुआ था, बेस्ड ऑन द रिलीजन।
लाइक उन्होंने एक सिस्टमैटिक सिस्टम बना दिया जिससे सबको आप कंट्रोल कर सको। अब नाउ लेट मी ब्रिंग इट बैक टू व्हाई द रिलीजन। अब ये आपको समझ आ गया कि शुरू कहाँ से हुआ था ये जब सिविलाइजेशन। सो लेट्स गो बैक टू व्हाई रिलीजन शुरू किया। आप देखो इवन स्टोन एज के जमाने के लोगों को भी देख लो, या उस जमाने के, अगर आप इमेजिन कर सकते हो, हमारी उस वक्त की अंडरस्टैंडिंग सिर्फ इतनी थी कि हमें जो नजर आता था हम उसी के साथ फिगर आउट करते थे कि दुनिया रियलिटी क्या है। रियलिटी के बारे में हमें उतना ही पता था जो हमें नजर आता था। हमें ज्यादातर बस फूड, वाटर, शेल्टर के चक्कर में होते थे। नाउ उस वक्त जब क्वेश्चन ज़हन में आया कि देखो कोई भी चीज होती है उसके पीछे एजेंसी होती है। मतलब कि देखो हवा चली, तो पत्ता हिला, क्यों पत्ता हिला? क्योंकि हवा चली तो इसलिए पत्ता हिला। तो देखने से समझ आता है कि पत्ता खुद नहीं हिल सकता, जब तक हवा नहीं हिलती पत्ता नहीं हिलता। मतलब कॉज एंड इफेक्ट है जो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो सबसे बेसिक है ह्यूमन चीज ऑब्जर्व करने वाली। क्या हम लोग जो हैं, हम हाइपर कॉग्निटिव एजेंसीज हैं। हम लोगों को चीजों में पैटर्न नजर आता है और हम लोगों को कॉज ऑफ इफेक्ट नजर आता है हमेशा। और हमें सबसे पहले ये होता है कि जब तक अफेक्ट उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कॉज ना हो, कॉज होना जरूरी होता है। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग जो भी चीज करते हैं, कि हम लोगों ने कोई पत्ता तोड़ा या डंडी पे की, हम लोग थे उस चीज के पीछे कॉज। ठीक है ना? अब सिंस हम लोग थे उसके पीछे कॉज, दैट एक्सट्रैपोलेट हो जाता है दूसरी चीजों पे। तो अगर कोई चीज खुद नहीं हो सकता है, उसके लिए कॉज चाहिए, तो इसका मतलब कि बारिश हो रही है, इसके पीछे भी कॉज चाहिए। अभी थंडर हुआ है, उसके पीछे भी कॉज चाहिए। जमीन हिली है, इसके पीछे भी कॉज चाहिए। तो उन्होंने बोला क्योंकि कॉज के बगैर चीजें हो नहीं सकती, धूप आ रही है, कोई ना कोई तो इसका कॉज होगा। उन्होंने फिर क्या शुरू किया, हर इन चीजों के पीछे वही एजेंसी डाल दी जैसे उनके अंदर थी, कि भाई हम लोग जैसे एजेंसी है और हम लोग चीजें करते हैं, इसी तरह ये जो चीजें हो रही हैं इसके पीछे भी कॉज होगा। और वो कॉज बेसिकली शुरू हो गया स्पिरिट्स या गॉड्स के तौर पे। गॉड ऑफ द रेन, गॉड ऑफ द क्लाउड, गॉड ऑफ द थंडर, गॉड ऑफ द ओशन, गॉड ऑफ द रिवर, एनिमिज्म जिसे कहते हैं। और फिर इनको स्पिरिट्स कह दिया कि ये बेसिकली स्पिरिट्स हैं, जैसे एनिमल्स की स्पिरिट्स हैं, स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट। तो ये बेसिकली स्लोली स्लोली आप देख सकते हो किस तरह आइडियाज इवॉल्व हुए कि हर चीज के पीछे कोई पर्पस चाहिए, कोई मूवर चाहिए, तो इनके पीछे मूवर होगा। तो दैट बेसिकली क्रिएटेड ऑल दीज आइडियाज, स्टोरीज अबाउट लाइक जंगल में जा रहे हो तो एक क्या कहते हैं, स्पिरिट होगा जो आपको प्रोटेक्ट करेगा जंगल में। और आप पानी, अगर तूफान आ गया तो अब देखो वो कॉज का क्या होगा, गुड और बैड में आ जाएगा। अगर अच्छे फसल आई तो जिसने फसल बनाई थी वो खुश होगा तुमसे, लेकिन अगर तूफान आ गया तो जिसने तूफान भेजा वो तुमसे नाराज होगा। ठीक है ना? तो ये देखें, अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, ये इनमें जब डाइकोटमी, दो सिस्टम हो गए गुड एंड बैड का, अब स्टोरीज डेवलप होने शुरू हो गई। अब अगर आपको अच्छा फसल चाहिए तो यू हैव टू प्लीज द पर्सन हु जो फसल को उगा रहे है, उसको खुश करना पड़ेगा। तो आप खुश किस तरह करोगे? आप खुश किस तरह करोगे, उसके लिए कुछ ना कुछ करोगे तो वो आपको देगा ना। तो वहां से फिर इबादत शुरू हो गई, एक लाइक रिचुअलिस्टिक थिंग कि भाई अच्छा अगर फार्म है तो आप क्या करो, अगर फसल अच्छी चाहिए तो मेक श्योर अपनी फसल का इतना सा हिस्सा आप उस डीएटी के नाम से करो। ठीक है, सेपरेट कर लो। तो वो उस डीएटी के नाम से। अब ये देखो, ये इंटरेस्टिंग चीज इधर क्या हुई कि इस पॉइंट पे आके मैं आपको बताता हूँ, ये आप इसके ऊपर आप ख्याल रखना कि भाई अब आहिस्ता आहिस्ता रिचुअलिस्टिक सिस्टम शुरू हो गया। ठीक है ना? अब आपको मैं बताता हूँ, एक और टेंजेंट पे लेके जाता हूँ। आपको पता है स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, राइट? यस। अच्छा, पॉपुलेशन में अबाउट 2% ऑफ ऑल द पॉपुलेशन इज यूजुअली ऑन द स्किज़ोफ्रेनिक स्पेक्ट्रम in a given number of people society में around 1 to 2% full blown schizophrenic होते हैं, like they are completely on the spectrum and they are schizophrenic. तो वो तो आपको पता है, आप देख सकते हो और आप अवेयर भी है उन लोगों के and all that. But did you know कि schizophrenia is not just one thing but it's actually a spectrum. तो एक और चीज आती है, उसको कहते हैं schizophrenic personality disorder, schizo टाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसे कहते हैं। वो क्या लोग होते हैं, वो पॉपुलेशन में 3 to 4% होते हैं। वो लोग क्या होते हैं, वो फुल ब्लोन स्किज़ोफ्रेनिक नहीं होते,
but they have tendency of schizophrenia. They are on the spectrum, but they are not intense on the spectrum. They are not like really crazy, like but they have the schizophrenic typal personality. They are hyperactive imagination, and they are prone to like conspiracies and all that stuff. ठीक है ना? तो वो वाले जो है ना, वो usually 3 to 4% population की होती है. Those were the people, उन्होंने इस सिचुएशन का फायदा उठाया कि ओके, अगर फार्मिंग के अंदर तुम्हें गुड लक चाहिए तो तुम्हें गॉड को प्लीज करना है, गॉड ऑफ द फॉरेस्ट या गॉड ऑफ द फार्म को प्लीज करना है. तो उसको तुम किस तरह प्लीज कर सकते हो? तुम्हें नहीं समझ आएगा, आई विल टेल यू हाउ टू प्लीज दिस गॉड. मेरे थ्रू जाओ, मैं इस गॉड से मेरा अच्छा कनेक्शन है, मैं इससे अच्छा डील कर सकता हूँ, इससे मेरा सारा हुआ है. तुम ये जो है ना फार्मिंग का जो इतना सा हिस्सा तुम इस गॉड को दे रहे हो ना, ये तुम मुझे दो और मैं तुम्हारा इस गॉड से बात कराता हूँ, तुम्हारा काम करवा दूंगा. तो हर सोसाइटी में इस तरह के लोग, उन्होंने इन चीजों को मोनोपोलाइज किया कि लोगों की जो नीड थी कि भाई दे वांटेड समथिंग, तो उसके बदले में दे वर विलिंग टू गिव आउट समथिंग लाइक चैरिटी, आर्म्स, ये वो सारी चीजें. और आप ये नोट करो कि दिस इज नॉट यूनिक टू वन रिलीजन, इट इज रियली लाइक ऑल अक्रॉस द सोसाइटी. हर सोसाइटी में आपने देखा सिमिलर सिस्टम्स क्रिएट हुए थे. हाँ, वो शायद इसलिए कि हम ह्यूमंस हर जगह पे एक जैसे हैं, तो हमारे अंदर ये जो बायोलॉजिकल ट्रेट है वो फिर हर जगह पर एक्सपोज हुआ और इस तरह के लोग बनने शुरू हो गए. आप देखो क्या कहते हैं, इवन एंशिएंट रिलीजन्स के अंदर जितना भी है उसमें भी यही सिस्टम था. शामन्स थे, विच डॉक्टर्स थे, पंडित थे, योगीज थे, जो हर एक सिस्टम. अब मैं ये नहीं कह रहा कि दे वर ऑल इविल एंड ऑल टाइप, बट दे वर स्किज़ोफ्रेनिक टाइपल पर्सनालिटीज, जो हाइपर एक्टिव उनकी इमेजिनेशन थी, जिन्होंने ये स्टोरीज को अपने दिमाग, लोगों को स्टोरीज सुनाना शुरू कर दी कि भैया देखो ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ था, फिर वो गॉड मेरे से उसने ऐसे बात की तो मैंने उसको ऐसे जवाब दिया, और और वो फिर स्टोरीज आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड होती गई, फोकलॉर्स बन गई. राइट? आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, ये योगी बंदा गया और रात को फॉरेस्ट में सो रहा है, ठीक है, एकदम रात के 2 बजे उसके सर पे एप्पल गिरा, तो उसने एकदम आंख खुली, देखा दरख्त से एप्पल नीचे गिरा है उसके सर पे, उसकी आंख खुल गई. तो उसने देखा अभी वुल्फ आने वाला था, अब उसकी आंख खुल गई तो वो बच गया वुल्फ से, उसने वुल्फ को हटा दिया. अब उसके दिमाग में क्या होगा, इस दरख्त ने मुझे एप्पल फेंक के जगा दिया, मुझे बचाना चाह रहा था ये दरख्त. अगर मैं सो रहा होता तो मुझे ये वुल्फ खा लेता, लेकिन इस दरख्त ने एप्पल फेंक के मुझे जगा दिया. अब उसकी जो स्किज़ोफ्रेनिक टाइपल पर्सनालिटी है, वो इसमें एजेंसी ढूंढेगी कि ये जो एप्पल है जानबूझ के नहीं गिरा होगा मेरे पे, इसके पीछे कोई वजह होगी, कॉज हो गया. वैसे नहीं गिरेगा एप्पल. और वो कॉज क्या था, ये जो दरख्त में जो स्पिरिट है वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है. तो दैट मीन्स ये दरख्त का जो स्पिरिट है, ही लव्स मी, ही हैज अ स्पेशल कनेक्शन विद मी, ही वांटेड टू सेव मी. और ये बड़ी अच्छी स्टोरी है. हाँ, ये बहुत अच्छी स्टोरी भी सुनाने वाली. अब वो वापस जब टाउन में जाएगा या विलेज में जाएगा तो कहेगा तुम्हें क्या पता, जो स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट है, दे आर डायरेक्ट कनेक्शन विद मी, दे लव मी, आई एम देयर स्पेशल पर्सन. Get it? I'm their special person. I have direct connection to them. I hear his voices, the spirit of the tree talks to me, I talk to the tree, I will tell you what the spirit of the tree wants you to do. So ये जो स्पेशल लोग हैं ना, ये आगे चल के क्या बन गए, प्रॉफिट्स. So I mean, just like human evolution, आप देख सकते हो कि एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रोग्रेस हुआ है, रिलीजन्स किस तरह डेवलप हुआ है, और जो स्टोरीज जो थी, जो पॉपुलर हो जाती थी, दे वर यूजफुल, वो चलती रहती थी, और जो स्टोरीज पॉपुलर नहीं होती थी वो खत्म हो जाती थी. लेकिन जो चीजें पॉपुलर हो जाती थी और जो स्टोरीज क्या कहते हैं हार्ट में लगती थी, अच्छी मजे की स्टोरी है जिससे आंसर्स भी मिलता है और उसके पीछे कोई रियलिटी भी है, वो स्टोरीज आहिस्ता आहिस्ता बन के फोकलॉर बन के वो एक रिलीजन बन जाती थी. क्योंकि फिर इस बंदे की फैमिली है, इसकी बंदे की, आगे लोगों को इसने सिखाता है कि ऐसे करो ऐसे, फिर प्रीस्ट क्लास बन जाती है एक पूरी. ठीक है ना, प्रीस्ट क्लास बन जाती है, उसका ये हेड प्रीस्ट होता है और उसके आगे प्रीस्ट स्टूडेंट, और वो फिर उनके डिवाइन, वो स्टोरीज आगे बनाते रहते उस स्टोरीज को मोर एंड मोर डेवलप करते रहते हैं एज टाइम गोज बाय. और आहिस्ता आहिस्ता पूरी और सोसाइटी भी बढ़ती जाती है, उनके रिसोर्सेज भी बढ़ते जाते हैं क्योंकि वो हर साल उनकी तरफ सैक्रिफाइसेस हो रहे हैं, उनको खाना दिया जा रहा है, उनको पैसे और ये वो दिए जा रहे हैं.
ठीक है ना। तो इनके पास एक क्या कहते हैं, सोसाइटी में एक किस्म की एक पावर आ जाती थी, क्योंकि ये लोगों को कंट्रोल कर सकते थे, राइट। इनकी बातें लोग सुनते थे, सुनते थे, हाँ। क्योंकि लोग इनकी बातें सुनते थे। जो उस जगह का जो हेड होता था, जो चीफ या किंग या जो भी होता था, फिर वो इसके साथ अपने आप को वो कर लेता था, अलाइन कर अलायंस, लेता था। अलाइन के लिए, हाँ। हाँ, वो कहता था अब मुझे लोगों को कंट्रोल करने के लिए ना बड़ा इजी सिस्टम आ गया है, मैं इन लोगों के जरिए इन लोगों को कंट्रोल कर सकता हूँ। हम्म। तो वो फिर वो जो प्रीस्ट है उसको साथ अलाइन होके कहता था कि अब प्रीस्ट बोलता था ब्लेस मी, टेल मी कि मुझे हेवनली फादर या मुझे गॉड ने डिवाइन अथॉरिटी दी है टू रूल ओवर यू गाइस। यस। ये तो देखा वो, ना। हाँ, तो वो उसको अपना एक सबूत दे देता था लोगों को, भाई आपके ऊपर मैं इसलिए रूल कर रहा हूँ कि मेरे पास एक डिवाइन अथॉरिटी है, और डिवाइन अथॉरिटी का जो सबूत है वो ये शामन है, जो ये इस बात की कंफर्मेशन दे रहा है, जो कि उस खुदा से बात कर सकता है जो उस इलाके के लोग जिस भी खुदा को बिल्कुल, मानते आप थे। देखें ना कि लाइक इट्स अ सिस्टमैटिक एवोल्यूशन ऑफ दीज आइडियाज। और ये आइडियाज, और यू कैन सी कि दीज आर वेरी कॉमन आइडियाज, क्योंकि हर सोसाइटी में बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलरली तरीके से रिलीजन्स डेवलप हुए हैं, हाँ। इवन दो दे डोंट हैव एनी कनेक्शन, एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं था ज्यादा, लेकिन इंडिपेंडेंटली हर सोसाइटी ने इसी पैटर्न पे अपना रिलीजन डेवलप किया। तो आप ये कहते हैं कि ये जब हमारी जो ब्रेन डेवलपमेंट हो चुकी थी, या हम उस पीरियड की बात कर रहे हैं, या अगर मैं, चले इसको भी यहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ाते, एक एक छोटा सा एक इस कोशिश करते हैं इस बात को जानने के लिए, ये जो बिहेवियर इटसेल्फ है, जो ह्यूमंस में डेवलप हुआ है, अबाउट द सेंस ऑफ हायर पावर्स, और ये जो इस तरह की जो मोरालिटी टाइप की जो चीजें हैं, ये जब ज़ाहिर है हमारा ह्यूमन जो ब्रेन जब बढ़ रहा था, मुझे लगता है उसके साथ इसका कनेक्शन है, क्योंकि मैंने ये देखा है और मैंने ये पढ़ा है कि जो हमारे एंसेस्टर्स से बहुत पहले, जब मतलब ये अब प्री, ये जो आपने भी डेवलप किया ना, सोसाइटीज बननी शुरू हुई थी, जब ये हमने खुराक के पीछे भागने के बजाय अपनी खुराक खुद पैदा करनी शुरू कर दी, फूड सिक्योरिटी जब हो गई, उससे पहले जब हम हंटर गैदरर्स ग्रुप में रहते थे, उससे भी पहले जब हमारा दिमाग डेवलप हो रहा था चिंपैंजीज के अंदर, तो हमें जो जानवरों में भी इस तरह की जो मोरालिटी के कुछ बिहेवियरल वो नजर आते हैं। तो इसका हमारी बायोलॉजी के साथ भी लगता है कोई ताल्लुक है, क्योंकि जैसे बहुत पुराने हमारे जो एंसेस्टर्स है, 50-60 हजार साल पहले, वो भी जब मर जाते थे उनके जो ग्रुप के लोग, तो कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं कि उन्होंने उनको एक खास तरीके से दफनाना शुरू कर दिया। उनकी पुरानी कब्रें, जैसे लगता है उनको किसी ने उनके साथ कोई खाना भी रख दिया, उनके साथ कोई या बर्तन रख दिए, कि जी उनके अंदर ये सेंस जो डेवलप हो रही थी। मैं कई दफा ये सोचता हूँ कि जो ह्यूमन, ये जो सेंस ऑफ अटैचमेंट है, इसका ताल्लुक क्या हमारी सर्वाइवल के साथ है? क्योंकि एट दिस टाइम, उस टाइम पे हमें लगता था यार हम अगर मर गए तो ये तो बहुत छोटी सी दुनिया दुनिया थी उस वक्त, ज्यादा एज नहीं थी इंसान की, एवरेज एज में हाल में 30 साल होती थी शायद। उस वक्त आप बड़े भी हो जाते थे, बच्चे भी पैदा कर लेते थे, और मर भी जाते थे। तो ये जो एक डर था यार, अब मैं मरना नहीं चाहता, ये हमारे सर्वाइवल, और उसके बाद हमारे ज़हन में शायद ये भी हो, जैसे आपने कहा ना, कॉज एंड इफेक्ट, यार इफ आई एम डाइंग, नोबडी, आई एम नॉट डाइंग परमानेंटली, मैं शायद किसी दूसरी जगह पे जा रहा हूँ। तो उस जगह पे जाने की वजह से, ये जो हमने पुराने अपने एंसेस्टर्स में देखा है कि वो मुर्दों के साथ बर्तन रख देते थे खाने की, तो ये भी हमें डेवलप होता हुआ नजर आया। आपने एक दफा इजिप्ट का वो जिक्र किया था, आप इजिप्ट में गए थे, तो वहां भी आपको इससे मिलती जुलती कोई ट्रेट नजर आए? हाँ, इजिप्ट का तो जहां तक देखा जाए वो तो एडवांस, ऑलमोस्ट लाइक एंशिएंट सिविलाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ, हमारे नजर से एंशिएंट सिविलाइजेशन है, बट दे वर वेरी वेल डेवलप्ड इन देयर थॉट प्रोसेस। आप जिसकी बात कर रहे हो दैट इज ऑलमोस्ट लाइक लेट्स से 40-50,000 years ago, जहां से वो कल्चर्स हैं। अगर आप देखो ना, यू आर एक्चुअली वेरी गुड करेक्ट इन सेइंग कि भाई ये एवोल्यूशनरी डेवलप में एक थिंग कहलाती है कि किन सिलेक्शन, ठीक है। अब जैसे हंटर गैदरर ग्रुप में थे, उनमें यही जो आपने बोला कि उनका माइंड, ह्यूमंस को आप देख लो और एनिमल्स को देख लो, डिफरेंस क्या है कि ह्यूमंस का माइंड ज्यादा डेवलप हुआ है, एनिमल्स का इतना नहीं डेवलप हुआ। और इसके पीछे थ्योरीज हैं। अब ऑफ कोर्स ये वाला सब्जेक्ट शाह साहब, like it's such a huge subject, it doesn't justify इस टाइम पे हम लोग पूरी डिटेल में जाए तो हम लोग छोटे छोटे बात हैं, लेकिन बिलीव मी दिस इज लाइक आवर्स एंड आवर्स इस पे बंदा बात कर सकता है। लेकिन मैं शॉर्ट के अंदर कर देता हूँ कि लेट्स से ये जो आपने बोला ना कि ह्यूमन माइंड जब डेवलप हुआ,
अब देखो ह्यूमंस और एनिमल्स में क्या फर्क है, हमारा माइंड सिर्फ ज्यादा डेवलप हुआ है. Basically we are animals also, just like any other animals. Yes. Only difference between us and them is based on our evolution, हमारा दिमाग ज्यादा develop हो गया उनसे ज्यादा, and we ended up being homo sapiens and controlling the whole world in that sense and all that stuff. But other than that, biologically speaking, we are just one of the species out of all the species. There's Yes. nothing difference between us and them on a biological sense. ठीक है ना. लेकिन इसके पीछे एक थ्योरी है कि क्यों ऐसा माइंड इंसान का क्यों ऐसा डेवलप हुआ. तो वो मैं रीड कर रहा था एक बुक में, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया ये कि देखो अगर आप बैक हिस्ट्री पे ले जाओ जहाँ से होमिनिड्स की स्पीशीज स्प्लिट हो रही है वो, तो ये होमोसेपियन वाली जो स्पीशीज है ये इतना ज्यादा ब्रेन उनका डेवलप क्यों हुआ. कहते हैं कि इसलिए हुआ फ्रॉम द टाइम दे डिस्कवर्ड फायर, कि वो फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, उस वक्त से हुआ. जैसे ही जो होमिनिड स्पीशीज होमोसेपियंस ने फायर यूज करना शुरू कर दिया, फायर यूज करने से क्या हुआ कि वो खाने को पका सकते थे. उससे पहले वो खाना वैसे वो जो शिकार किया कच्चा गोश्त खा लिया, नो प्रॉब्लम. वो गोश्त को डाइजेस्ट करने काटने में वो करने में बहुत टाइम लगता था, टू ईट द फूड एंड ऑल दैट. जब से उनके पास फायर डेवलप हुआ, वो फायर के ऊपर जो है ना मीट को रख के वो कुक कर सकते थे. कुक करने की वजह से मीट क्या होता था, टेंडर हो जाता था. टेंडर होने की वजह से खाने में आसानी हो जाती थी उनका मीट. तो दे वर एबल टू ईट द मीट क्विकली. So in a day, they were not spending 2-3 hours just trying to eat. They just ate quickly, and they had so much more time to develop other things, tools and all that stuff. Plus, kyunki now they were eating more meat and all that stuff, they had more protein in their system. Because they had more protein, the brain development increased faster and faster. ओके, हाँ ठीक है, न्यूरल जबरदस्त. नेटवर्क है, क्योंकि ब्रेन बेसिकली न्यूरल नेटवर्क है. जितना हाईली डेंस न्यूरल नेटवर्क होगा उतना ज्यादा कॉग्निटिव उसकी एबिलिटीज होगी, प्लास्टिसिटी जिसे कहते हैं. तो ब्रेन की जो प्लास्टिसिटी है वो बेसिकली कितना इंटेंस नेटवर्क है उतना उसका रिजल्ट होगा. तो जैसे ही प्रोटीन ज्यादा उनकी डाइट में आने लग गए ज्यादा, their brain started developing more and more, and because of the mutation, जैसे ब्रेन ज्यादा डेवलप होने लग गया, आप देखो उनका क्रेनियम बड़ा होने शुरू हो गया, बड़ा होने शुरू किया. तो आप उसके स्कल्स का शेप देख सकते हो कि जो पुराने जो निएंडरथॉल और उससे पहले जो होमिनिड थे उनका ब्रेन का जो कैपेसिटी साइज था वो स्मॉलर था. जैसे उन्होंने ये अपना डाइट चेंज किया और ये उसमें ज्यादा प्रोटीन आ गई, then their brain started growing bigger and bigger and bigger, एंड उनका फिर फेशियल स्ट्रक्चर भी बदलने लग गया, उनका जॉ बोन छोटी हो गई. पहले आप होमिनिड स्पीशीज को देखो, जॉ जो बोन थी उनकी मोटी थी और बड़ी थी, बिकॉज दे हैड टू chew their food a lot and they had to really use a lot of strength in like hunting and eating and all that stuff. But as the food developed कि वो कुक हो चुका है, उनको अपने जॉ मसल की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी जितनी पहली होती थी. तो स्लोली बाय स्लोली क्या हुआ, हमारे जॉ मसल्स और जॉ की जो शेप है वो चेंज होने लगी, कम होने लगे इधर तक के जॉ जो है. आजकल आप देखो ये जो एवोल्यूशनरी, ये एक्चुअली एवोल्यूशन का प्रूफ है. विजडम टूथ आपने सुना होगा. यस यस. अब वो विजडम टूथ हमें क्यों निकालना पड़ता है किसी किसी लोगों का, और खराब हो जाता है, इन्फेक्ट हो जाता है. द रीजन इज क्योंकि हमारी जॉ बोन जो है ना इतनी बदल चुकी है कि अब उस जॉ बोन में जो लास्ट जो विजडम टूथ वाली जो जगह है उसके लिए अब जगह नहीं बची. तो वो कंपैक्ट हो जाता है टीथ, क्योंकि आपके जॉ छोटी हो गई है. उस जमाने में आज से लेट्स से 100,000 years ago वो जॉ आपकी बड़ी होती थी तो उसमें विजडम टूथ की भी जगह होती थी, क्योंकि आपको पूरे टीथ चाहिए होते थे च्यू करने के लिए. लेकिन अब आपका फूड इस तरह का हो गया कि अब आपको वो विजडम टूथ जो सबसे पीछे वाला टूथ है उसकी जरूरत नहीं है. तो अब बाय एवोल्यूशन कई लोगों का वो फिर भी होता है अंदर, लेकिन इन्फेक्ट हो जाता है, और इसलिए मैन्युअली निकालना पड़ता है. Think about it. That's actually a big proof for human evolution और ये वो ना. But anyway, that's a tangent. जो आपने बोला कि बैरियल के अंदर जो पॉट्स एंड पैन्स आपको मिलते हैं, ज्वेलरी मिलती है, ये वो आप इसको उसमें कर सकते हो किन सिलेक्शन. ये भी एवोल्यूशन में आती है कि जब ये ग्रुप्स बने हुए थे हंटर गैदर वाले, उन ग्रुप की कोहिजन के लिए ये जरूरी होता था कि दे प्रेफर्ड देयर ग्रुप एज अपोज टू द अदर ग्रुप. दे प्रेफर्ड देयर किन, मतलब जो ग्रुप के अंदर जो लोग थे, दे ऑलवेज प्रेफर्ड देम मोर देन द आपके जो सामने वाला ग्रुप है उनके लोगों को. और उसको कहते हैं किन सिलेक्शन. यू केयर मोर फॉर योर फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर एंड ऑल दैट एज अपोज टू सम गाय इन द अदर ट्राइब. ठीक है ना. और वो अब जैसे ब्रेन डेवलप हो रहा है, बिकॉज द किनशिप की वो जो
रिलेशनशिप, आपका ब्रेन भी ज्यादा, आपके इमोशंस भी डेवलप हो रहे हैं, कॉग्निटिव स्किल्स भी डेवलप हो रही हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो रही है। उससे क्या हो रहा है कि नाउ you're केयरिंग फॉर द अदर पर्सन। अब आपके जो पेरेंट है जिसने आपको, आप नोट करो, आपको केव में मिलता है कि फर्स्ट टाइम ह्यूमंस ने अपने ओल्डर ह्यूमंस को सपोर्ट किया, वरना सपोर्ट किया, हाँ, एनिमल्स कभी भी अपने ओल्डर को सपोर्ट नहीं करते। जब वो बुढ़ा हो गया, ही इज डेड, ही इज नो यस, यूज फॉर द, बट यू फाइंड कि भाई ह्यूमंस वर द फर्स्ट स्पीशीज जो अपने एल्डर्स को, इवन दो दे कैंट हंट एंड गैदर, उनको फिर भी सरवाइव किया उन्होंने, फिर भी उनको फूड ला के दिया। इवन केव्स में स्केलेटन्स मिलते हैं जिसमें हैंडीकैप लोग और डिसेबल लोगों के स्केलेटन मिले कि दैट person survived for many years even with being injured or disabled. He हाँ, couldn't hunt and gather, but he still survived because the tribe took care of him. हाँ, तो अब उसमें जब आपको अफिनिटी आ जाती है कि you love that person, आपके पेरेंट उस ग्रुप में थे, when they die तो बाय इमोशन होता है कि I want to see them again. तो वो see them again का होता है कि that translated into don't worry, they died right now but you will see them see again in them the again, afterlife. yes, आफ्टर लाइफ। तो वहां से फिर वो शामन्स और उन्होंने फिर वो पूरी स्टोरी बना दी कि डोंट वरी यू विल सी देम अगेन, द स्काई गॉड हैज टोल्ड मी दैट ही हैज सेट अप अ प्लेस फॉर देम, उनके लिए उन्होंने जगह बनाई हुई है, तो ये उधर जाएंगे, फिर एंड में तुम भी उनके साथ मिल जाना। और ये वाली स्टोरीज अलग अलग कल्चर्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मिलती हैं आपको। रोमन्स के अंदर उनके अपना सिस्टम था, हेडीज है अंडरग्राउंड, वर्ल्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड जो था वो उसको कंट्रोल करता, जब कोई इंसान डेड हो जाता था उसका स्पिरिट नीचे चले जाता था अंडरवर्ल्ड में, फिर हेडीज कश्ती में, पूरा आपने सुना होगा वो जो उनकी स्टोरी है, कश्ती में बिठा के उसके स्पिरिट को लेके जाते थे। वाइकिंग्स की अपनी स्टोरी थी, वालहैला की, इजिप्शियन की अपनी स्टोरी थी, ओसाइरस के सामने उसकी स्पिरिट को पेश किया जाएगा, फिर ओसाइरस उसको जज करेगा, उसका हार्ट तराजू में रखेगा, एक साइड में फेदर ऑफ ट्रूथ रखेगा, एक साइड में हार्ट रखेगा। अगर फेदर ज्यादा भारी है और हार्ट हल्का है तो वो जन्नत में जाएगा, लेकिन अगर हार्ट हैवी है और फेदर लाइट है तो हार्ट उसका डार्क है, वो उसका सोल उसी वक्त अनुबस उसी वक्त खा जाएगा। अभी पूरी एक पूरा सिस्टम लाइक मेथोलॉजी बनाई हुई है जस्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन कि भाई डेथ के बाद क्या होगा, क्योंकि वही वाला याद है ओरिजिनल क्वेश्चन कि भाई जब तक आंसर नहीं होगा आप अनकंफर्टेबल रहोगे। हाँ, हाँ। तो और ये इसके जो बेसिक है, ये एक सिंपल सी किनशिप है जो कि हमें एवोल्यूशन ने दी थी। और जैसे जैसे मुझे लगता है हमारे हम जिस पार्ट की बात कर रहे हैं, जब आप कह रहे थे जो ब्रेन का डेवलप हुआ आखिर में, वो हमारा नियो कॉर्टेक्स था शायद, हाँ। जिसकी आखिर में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुई, और वही मेरे ख्याल में हमारे इंसान के कॉन्सेप्ट के लिए ज्यादा जरूरी भी था। बिल्कुल। और आप देखो जैसे ही ब्रेन डेवलप हो रहा है, नियो कॉर्टेक्स और ये जो स्किल्स और टूल्स डेवलप ज्यादा अच्छे हुए, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज हुई कम्युनिकेशन डेवलप हुई। अच्छा नहीं, हाँ, तो इससे पहले कि जाए मैं इस पे आता हूँ, तो भाई यही आपकी बात से देखे कितनी जबरदस्त है कि इतना एक परफेक्ट वो सिस्टम बन गया कि गोश्त आग की डेवलपमेंट हुई, और उस आग की वजह से हम गोश्त खाने लगे, और गोश्त ने हमें प्रोटीन दी, तो जिससे हमारे ब्रेन का वो पार्ट इंक्रीज हुआ, खास तौर पे आखिर में, जो इस तरह के आइडियाज के लिए राइफ था, जो इस तरह के आइडियाज दे सकता था। तो एक बिल्कुल परफेक्ट सिस्टम बन गया, गोश्त भी खाते रहे, आइडियाज भी बनते रहे, हम डेवलप भी होते रहे। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक यानी बड़ा जबरदस्त परफेक्ट एक वो बना। तो अच्छा सिसर, अब आपने इस पे जिक्र किया था ये कीजिए किंगशिप का। इसके अलावा मुझे एक चीज की बड़ी अहमियत कई दफा नजर आती है, आई डोंट नो आप इससे एग्री करेंगे, कि ये जो टूल मेकिंग था, टूल का जो इस्तेमाल था इंसानों के अंदर, उसका भी हमारे शायद डेवलपमेंट में थोड़ा सा शायद उसका हिस्सा है। क्योंकि जैसे भी आपने कहा ना आग, इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू कैन से यूजिंग अ टूल, अ काइंड ऑफ अ टूल। इसके अलावा टूल के बारे में मेरी अपनी ये अंडरस्टैंडिंग थी, यह है कि वो भी आपको एक कॉम्प्लेक्स किस्म का एक बिहेवियर डेवलप कर सकती है, या आपको दे सकती है, या आप जब यूज कर रहे होंगे। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपको टूल बनाने से पहले आपके जहन में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको इमेजिन कर सके कि मैंने एक टूल बनाना है। यू कैन नॉट क्रिएट टूल आउट ऑफ नथिंग। सो आपके पहले जहन में कोई इंफॉर्मेशन होगी, तो आपका ब्रेन इतना डेवलप हो चुका होगा फिजिकली, बायोलॉजिकली, कि आपको क्या मेरे टूल बनाने को अपने जहन में इमेजिन करना है। फिर आपको उसके इस्तेमाल का पता होगा पहले से,
तो यू हैव अ काइंड ऑफ ए पैटर्न रिकग्निशन सिस्टम आपके ज़हन में, और आपको अच्छा जी मैंने इस टूल को इस तरह इस्तेमाल कर, जैसे हमारे पुराने जो टूल थे, बहुत एंशिएंट जो टूल है वो उनके ये एक और मुझे इस बात की इंडिकेशन लगती है कि जब हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा था तो वो पार्ट शायद ज़्यादा डेवलप हुए जो लॉजिकल, जैसे आपने कहा ना कि वो जो कॉज एंड उसको कर सकता था, एन इफेक्ट, कुछ चीज को रिकग्नाइज कर सकता था, पैटर्न रिकग्नाइज कर सकता था। ये हमारे अंदर ये नजर आ रहा है हमें हमारी बायोलॉजिकल एवोल्यूशन से भी कि जी हमारे अंदर वो सारी चीजें मौजूद थी जो आज हम जिस चीजों पर बात कर रहे हैं रिलीजन को बनाने में। ही तो ये एक तरह से नेचुरल कंक्लूजन है, ये नेचुरल एवोल्यूशन का एक आप समझ ले कि साइड इफेक्ट है या बाय प्रोडक्ट है कि जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है उसने हमारे अंदर रिलीजन को भी जन्म दिया है। तो आप इसके अंदर एक और चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट हुई, वो लैंग्वेज की थी। इस पे आप थोड़े बता सकते हैं कि लैंग्वेज की या हमारी जो उसकी क्या वो है इम्पोर्टेंस रिलीजन के अंदर, या स्टोरीज, जैसा आपने कहा कि स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। नो आई मीन लैंग्वेज के ऊपर डेफिनेटली मैं करता हूँ, लेकिन जो आपने अभी जो बात की दैट इज एक्चुअली वेरी गुड पॉइंट। उसके ऊपर मैं ये कह दूं, फॉर अ लॉन्ग टाइम अभी इन बायोलॉजी में बहुत अरसे तक ये माना जाता था कि द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स इज टूल मेकिंग। ठीक है, द डिफरेंस क्राइटेरिया कहते थे ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन एंड एन एनिमल। तो पहले जमाने में लाइक पहले बायोलॉजी में अगर टेक्स्ट बुक बहुत पुरानी वाली, तो वो लोग डिफरेंशिएट क्या करते थे, ह्यूमंस आर द ओनली स्पीशीज ऑफ एनिमल दैट कैन क्रिएट टूल्स, एंड वो उसको समझते थे कि दैट वाज द डिफरेंस अंटिल दे फाउंड आउट दैट देयर आर अदर एनिमल्स दैट आल्सो क्रिएट टूल्स। फिर उनको डेफिनेशन चेंज करनी पड़ी, क्योंकि अब आप देखो मंकीज भी टूल्स बनाते हैं, यू नो देयर बनोबोज हैं जो, और एप्स हैं जो क्या करते हैं, वो लेते हैं ट्विग लेते हैं, ट्विग को तोड़ते हैं, मुंह में चूसते हैं, वो गीला करते हैं, और फिर वो ट्विग को वो टर्माइट कॉलोनी में डालते हैं, और वो जो टर्माइट्स हैं वो ट्विग्स को पकड़ लेते हैं, वो एकदम डंडी खींचते हैं और मुंह में डालते हैं लॉलीपॉप की तरह, और टर्माइट्स खाते हैं। So when they saw this happening, they had to change the whole definition of humans. No, there are other animals also that make tool, and then slowly they found और भी बहुत सारे जानवर हैं जिन्होंने अपने टूल्स बनाए हुए हैं। तो ये टूल बनाना जो एजेंसी है ना, ये देखो आपको दिखा सकती है कि एडवांस जैसे ब्रेन होता है तो ब्रेन टूल इस्तेमाल करने लग जाता है। अब मंकीज और बनो एप्स देखो टूल्स बना रहे हैं, लेकिन ह्यूमंस की एबिलिटी टू मेक द टूल्स बेटर एंड बेटर, उनका ब्रेन मोर एंड मोर डेवलप हो गया टू अ पॉइंट वो इधर तक पहुंच गए हैं जहां हम लोग हैं, यू नो। तो उस लिहाज से अब देखो, और ये देखो, हाँ ये भी टूल इस्तेमाल करेगा, यस क्या कहते हैं, क्रो। तो ये बेसिकली नाउ द रीजन व्हाई हम लोगों की डेवलपमेंट और दूसरों की डेवलपमेंट में फर्क क्या है, वो बेसिकली है ये कि हर स्पीशीज जो है ना उनके पास एक क्या कहते हैं ऑर्गेनिक नॉलेज होती है। जैसे कि अब ये क्रो ने ये देखा, आपने जो वीडियो दिखाई, अब उसने देखा कि डंडी से ऐसे करो तो मुझे खाना मिलेगा। प्रॉब्लम ये है कि अब ये जब क्रो पैदा हो जाएगा ना, आई मीन इसके बच्चे होंगे, ये क्रो अपने बच्चों को ये इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। हाँ, और फिर क्या होगा कि इसके बच्चे जब बड़े होंगे, दे विल हैव टू लर्न फ्रॉम स्क्रैच के भाई डंडी पकड़ो, और उनको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि डंडी, या वो देख सकते हैं अपने पेरेंट को, ये या अगर वो उस एनवायरनमेंट में एक्सपोज है तो वो ऑटोमेटिकली इसको सीख लेंगे उस उसको एनवायरनमेंट पर सीखेगा, पेरेंट्स से। लेकिन इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, राइट। ठीक है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस का क्या हुआ है, हमारी नॉलेज अक्यूमुलेट हुई है एक्सपोनेंशियली ऑन टॉप ऑफ द ओल्ड नॉलेज। अब जैसे अगर हंटर गैदरर ग्रुप देखा जाए, जब आई मीन जो ग्रुप है पुराने जमाने के एंशिएंट ह्यूमंस जो है, जब डेवलपमेंट हो गई उनकी कम्युनिकेशन, आपस में वो बात कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने की वजह से क्या हुआ कि जो एक सेट ऑफ नॉलेज जो एक ग्रुप ने सीखा है, दे कैन communicate that knowledge to the young ones before they die, and the young ones will get that knowledge instead of experiencing that knowledge by themselves. जैसे कि जो ओल्डर है ना, वो आपको बता सकते हैं कि देखो बफलोज इधर आएंगी विंटर के टाइम पे, उनको हम लोग हंट करेंगे, वो इस तरफ से आएंगी और उसका ये पैटर्न है, ये वो दे कैन कम्युनिकेट दैट इंफॉर्मेशन टू द ट्राइब, एंड दे विल रिटेन दैट इंफॉर्मेशन विद देयर लैंग्वेज। या दीवार पे जो पिक्चर्स बनी वो, ये
ट्रांसफर ऑफ नॉलेज जो है ना, दैट वाज अ बिग स्टेप फॉर ह्यूमन एवोल्यूशन। क्योंकि अब क्या हुआ कि ये नॉलेज आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट होती गई। अच्छा, टूल्स कैसे बनाने हैं, ऐसे बनाने हैं, द नेक्स्ट जनरेशन उसी टूल को बेहतर कर रही है, और नाउ दे हैव दैट नॉलेज के इस टूल को बेहतर कैसे करना है। और जो नेक्स्ट जनरेशन आई है, वो पहले वाली जो नॉलेज है उसी को यूज करके उसी टूल के आगे उन्होंने डंडी डाल दी और वो तीर कमान बना दिया। और फिर वो नेक्स्ट आगे की 10-12 जनरेशन में ये नॉलेज कंटिन्यू रही, और फिर उन्होंने वही वाली नॉलेज को लेके और एक्सपेंड कर दिया, बेटर टूल्स बना लिए, बेटर वेपन्स बना लिए। तो दिस होल थिंग अबाउट कि भाई ये जो कम्युनिकेशन ह्यूमंस ने डेवलप किया, उसकी वजह से ये सारी सोसाइटियल एडवांसमेंट और ये वो ही। तो ये आप ये आई मीन डिफरेंट डिफरेंट एवेन्यूज है, आप देख सकते हो कि किस तरह डेवलप हुई है ह्यूमन सिविलाइजेशन। क्यों हम लोग इतना डिफरेंट है एनिमल से, जबकि हम भी एनिमल्स है, वो भी एनिमल्स है। व्हाई आर वी सो डिफरेंट देन दीज, यू नो। हाँ, मैं मेरा जो सवाल होता था हमेशा शुरू में वो ये होता था कि हम ही क्यों, फॉर एग्जांपल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलीजन, के हम ही ने क्यों किया रिलीजन। मुझे वो इसमें बाद में पता चला कि उसके पीछे एक एवोल्यूशनरी एक प्रोसेस है। उस एवोल्यूशन, हाँ, हर चीज के पीछे आप अगर पीछे करते 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 जाओगे, आपको एंड में हमेशा एवोल्यूशनरी पुश मिलेगा, हमेशा हर हाँ, चीज के पीछे। तो ये ऑलमोस्ट लाइक एक काइंड ऑफ बाय प्रोडक्ट कि जी एवोल्यूशन ने हमें इस तरह हमें इवॉल्व किया है कि ये नेचुरल था कि हम अपने अंदर इस तरह की जो रिलीजन है उसको डेवलप कर सकते, ऐसा कि आइडियाज को डेवलप कर सकते। और वंस एन आइडिया इज डेवलप, फिर तो उसके बाद उसकी से एवोल्यूशन ही होगी। वो फिर जैसे भी आपने जो स्टोरी बताई थी कि वो जो प्रोसेस हमने शुरू किया था हमारे एंसेस्टर ने आज से 70-80 हजार साल पहले या लाख साल पहले, कि अपने जो मुर्दा थे उनको वो एक खास पैटर्न में दफनाते थे और उसके साथ वो कुछ बर्तन रख देते थे, कुछ बीट्स रख देते थे। वो इतना डेवलप हुआ कि आज से कुछ हजार साल पहले मिस्र में, इजिप्ट में, वो एक कम्प्लेक्स स्टोरी की शक्ल इख्तियार कर गया कि जैसे आपने कहा कि वो जो गॉड था वो आपको देखेगा, अच्छा जी तुम्हारी जो सोल है वो उसको नापेगा और ये होगा वो। तो इट्स सो सिंपल टू सम टाइम, जब आपको पता चल जाए, जैसे आपने कहा ना कि उसका जो, जब तक वो मैजिशियन जो अपने जादू कर रहा था तो उसके ऊपर कहते यार ये कितना जबरदस्त है। वंस यू लर्न दैट, आपको लगता है यार ये कितना सिंपल सा प्रोसेस है। तो लेकिन अगर ये इतना सिंपल प्रोसेस है तो ये हमारे इतने सारे लोग उनको समझ क्यों नहीं आता, वो क्यों इसका अभी भी एक आई थिंक ये इसको वो कहते हैं ना कि लाइक मोस्ट पीपल के पास वो होता है कि भाई कम से कम हमें जवाब तो मिल गया। अब आप ज्यादातर रिलीजियस लोगों को देखो, जैसे हम लोग तो अपने बैकग्राउंड से ही ज्यादातर रिलेट कर सकते हैं। तो अब कोई, मैं किसी से पूछता हूँ जैसे कि भाई क्या चक्कर है, क्यों तुम अभी तक इन चीजों को बिलीव करते हो, वो कहते हैं क्योंकि हमें आंसर मिल गया। आप उनसे पूछो कौन सा आंसर मिला है, कहते हैं भाई हमें अल्लाह ने बनाया है, हमें इबादत के लिए बनाया है, और इस तरह करो 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा तो मुझे जन्नत मिलेगी। ये पूरा उनको आंसर एक मिल गया है। अब वो आंसर उनको सेटिस्फाई इतना कर दिया कि दे आर हैप्पी कि कम से कम हमें आंसर मिल गया। अब आपसे कोई पूछे रुस्तम शाह भाई, आप ह्यूमंस आई मीन दुनिया में कैसे आए, लाइक यू नो एनिमल्स, लाइफ कैसे आई दुनिया में, आपका क्या जवाब होगा? वी डोंट नो। मेरा मुझसे कोई पूछता है कि भाई लाइफ कैसे इवॉल्व हुई अर्थ के अंदर, सबसे पहला सेल है ना, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो। अब ये आंसर कहना कि आई डोंट नो बहुत अनकंफर्टेबल रहता है कई लोगों के लिए। आपसे कोई पूछे व्हाट इज द पर्पस यू आर ऑन दिस अर्थ, आई डोंट नो। आई डोंट नो कि भाई, अगर किसी रिलीजन वाले बंदे से पूछो, हाँ हमें इसलिए बनाया है कि हम उसकी इबादत करें, उसके लिए नमाजें पढ़ें, रोजे रखें, ये वो। किसी हिंदू से पूछो तो ओ हमारी आत्मा है जो एक ही आत्मा है पूरी दुनिया की, वो ये लीला है जिसमें हम लोग आते, उनके पास भी एक पूरी स्टोरी बनी हुई है। हम लोग मर जाते हैं तो हमारी आत्मा री हो जाती है दूसरे में, और फिर अगर इस जन्म में अच्छा काम किया तो अगले जन्म में वो मिलेगा, ये बोले। उन्होंने भी पूरी एक स्टोरी बनाई हुई है। अब वो भी है कि क्या हुआ ये स्टोरी, टू यू इट लुक्स सिली बट टू देम इट सेटिस्फाइज देयर क्वेश्चन कि भाई व्हाई आर वी हियर, व्हाट इज आवर पर्पस, हमारा धर्म क्या है। हमारा धर्म है कि ये अच्छे काम करो, वो उन्होंने एक पूरा अपना धर्म का सिस्टम बना दिया है, अ सिस्टमैटिक वे टू आंसर दिस क्वेश्चन कि व्हाई आर वी हियर, हु मेड अस, व्हाट इज आवर पर्पस। और हर हम उसके रिलीजन बाद कहाँ हर जा रिलीजन रहे यही हैं। जवाब देता है बेसिकली, व्हाई आर वी हियर, हाउ डिड वी गेट हियर, व्हाट इज आवर पर्पस, व्हाट शुड वी डू।
ये बेसिक क्वेश्चंस का आंसर आपको रिलीजन किसी ना किसी, हर रिलीजन आपको कोई अलग अलग तरीके से दे देता है, जस्ट टू सेटिस्फाई देयर पीपल, एंड दैट प्रोपगेट्स, चलता जाता है। तो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई पीपल रिलीजन छोड़ नहीं सकते। एंग्जाइटी, द एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस में चले जाते हैं। जब भी आप कहीं देखो, आपने नोट किया होगा, कई आप मिले होगे पाकिस्तानी या मुसलमानों से जिन्होंने यंग, जब वो कॉलेज में गए तो उन्होंने रिलीजन छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि उनको जब नॉलेज मिला, एवोल्यूशन का पता चला, और उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी, तो उनको थोड़ा समझ आया कि यार ये दिस इज ऑल एक मेड अप स्टफ है। तो हाँ। उन्होंने अपना रिलीजन छोड़ दिया, और वो 1 साल 2 साल तक वो एथियस्ट या एग्नोस्टिक बन जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, वो एक आगे एक जब जैसे ओल्डर होते हैं, वो थोड़े से लाइक 2-4 साल के बाद दे गेट द होल एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस, nihilistic crisis. Oh, life has no purpose. What is the purpose of us being? तो जो नाइलिज्म में चले जाती है ना, क्योंकि अगर आप एथियज्म एग्नोस्टिसिज्म की तरफ जाओ तो एक किस्म का आप नाइलिज्म की तरफ चले जाते हो। मोस्ट पीपल नाइलिज्म को डील नहीं कर सकते। वो जब डील नहीं कर सकते नाइलिज्म को, तो फिर टर्न बैक टू देयर रिलीजन पे वो चले जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, लेट्स गो बैक टू द कंफर्ट जोन, लेट्स गो बैक टू द ब्लैंकेट, कि एटलीस्ट मुझे कोई ना कोई आंसर तो था। एंड दे टर्न बैक टू रिलीजन, एंड दे बिकम इवन मोर रिलीजियस देन, एंड दे फील सो गिल्टी कि हम लोगों ने रिलीजन को छोड़ा था। तो दे बिकम डबल रिलीजियस देन दे वर बिफोर। दाढ़ियां उगा लेते हैं, मौलवी बन जाते हैं माफी मांगने के लिए कि सॉरी अल्लाह, तुमको नाराज कर दिया हम लोगों ने 1 साल 2 साल एथियस्ट बन के। तो ये आप पैटर्न देख सकते हो मुस्लिम सोसाइटी में बहुत सारे हैं। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, इज इट एक्यूरेट कि जी हर इंसान अपनी सर्वाइवल का सोच रहा, तो वो जब ये कहता है यार मुझे जवाब मिल गया, तो वो बेसिकली कह रहा था मेरा जो सर्वाइवल है, इवन आफ्टर डेथ देयर इज अ लाइफ, तो मैं फिर दोबारा जिंदा हो जाऊंगा, तो मैं हो सकता है वो जन्नत में होऊंगा और फिर मुझे अल्लाह में जन्नत भेजे। इवन के इस्लाम के अंदर भी अगर आप देखें तो वो हमेशा आप कयामत के बाद भी आप हमेशा जहन्नुम में नहीं रहेंगे। एक देयर विल बी अ टाइम कि अल्लाह आपको जहन्नुम से निकाल के जन्नत में भेज लेकिन देगा। इस्लाम ने तो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा डाल दिया ना, वो जहन्नम का खौफ। एक तो होता है कि वी डोंट वांट टू डाई, ये तो सब में है, फियर ऑफ डेथ तो हर ह्यूमंस में है, ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमंस आर यूनिवर्सली सेम, कि भाई नोबडी वांट्स टू डाई। आपके पास एक लाइफ आई है, आप उस लाइफ को जिंदा रहना चाहते हो, एंड दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन एवोल्यूशन। एवोल्यूशन इंपेरेटिव है कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हर एक स्पीशीज में है। हम लोग भी एक स्पीशीज है, हम लोग में भी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। नो मैटर किस जानवर के ले लो, हर जानवर, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा जानवर सर्वाइवल की तरफ जाता है, तो हम लोग भी सेम है। अब वो सर्वाइवल के साथ तो हम लोगों ने मजहब में तो एक्स्ट्रा चेरी ऑन टॉप लगा दिया कि अगर तुम मरे तो दोजख में जाओगे अगर सही काम नहीं किया तो ना। बल्कि हाँ, आप तो ये मुकाबला शुरू हो गया रिलीजन के अंदर, कि वो आपको बता रहे हैं कि आप सरवाइव भी करोगे, लेकिन सरवाइव करने के बाद आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। अगर तुम इस्लाम के सर्वाइवल चाहते हो तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, उसमें हूरें होंगी और ये होगा वो होगा, बाकियों की जन्नतें में। इट्स ऑलमोस्ट लाइक जो है ना, आपको सर्वाइवल ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, जैसे आप होटल बुक करवा लो कि जी आप हमारे साथ अगर ट्रैवल टूर में सफर करेंगे तो हम आपको ये ऑप्शन देंगे और आपको ये कुछ मिलेगा। लेकिन बेसिकली अगर आप इसके पीछे जो आइडिया देखें वो आपका सर्वाइवल है। मतलब इफ यू सी, मुझे तो असल में जो यूनिवर्सल जो गॉड लगता है ना, जो मुझे जो एक यूनिवर्सल गॉड नजर आता है इस कायनात में, वो नजर आता है द इंस्टिंक्ट ऑफ सर्वाइवल। इस इंस्टिंक्ट ऑफ सर्वाइवल ने हमें ये सब कुछ करने पे मजबूर किया है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। हमारा सर्वाइवल हमें मजबूर करता था हम बास खाम करें। तो वही जब आपने कहा ना यार मरने के बाद क्या होगा मुझे डर लगता है, तो हमने स्टोरीज बनाने तो शुरू वही कर दी। चक्कर है ना, वही वाले जो मैं शुरू में कहता, वंस यू अंडरस्टैंड द सिस्टम देन द वो मिस्ट्री खत्म हो जाती है। ये सारा जो चक्कर चल रहा है रिलीजन का ये है, इस सारी चीजों के पीछे है द इम्पेरेटिव टू सर्वाइव, यू नो, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बेस्ड ऑन एवोल्यूशन, यू नो। और जो हर एक चीज का, तो ये जब आपको समझ आ जाए कि दैट इज द रीजन व्हाई ऑल दीज रिलीजन्स आर देयर, दैट इज व्हाई ऑल दिस अदर स्टफ इज देयर, देन once you understand, then a little bit आपको जरा होता है। बट बिलीव मी, मोर लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट हैंडल दैट सिचुएशन के उनके पास जवाब नहीं है। उनको ये अभी भी कौन बता, कोई रिलीजन बंदे से पूछो वो आपको बता देगा, अच्छा भाई हमें कृष्णा ने, वो भगवान ने पैदा किया। कोई आप क्रिश्चियन से पूछो तो ओ जीसस क्राइस्ट ने ये किया वो किया। मुसलमान से पूछो ओ अल्लाह है, मोहम्मद था, ये है वो है। हर एक ने स्टोरीज अपनी बनाई हुई है, लेकिन एंड ऑफ द डे किसी से भी पूछो कि okay, do you have any actual evidence of proof or any of that stuff? No, it's just faith.
You just have to believe the story. Why? क्योंकि the story makes you feel good. तो इससे तो हाँ, तो इससे तो मुझे ये लग रहा है, मैं अपने साथ अभी दोस्तों को भी थोड़ा सा ऐड करता हूँ, उससे सवाल लेते हैं। मुझे एक चीज का और जरा जो मुझे नजर आ रहा है, जो एक इसकी कि जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है, तो मुझे अभी ऑलमोस्ट सर्टेन होता जा रहा है कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हर वक्त अगर हमारे अलावा भी किसी प्लेनेट पे हो रही है, तो इट इज ऑलमोस्ट पॉसिबल कि वहां भी इस तरह के आइडियाज डेवलप होना शुरू हो जाए, वहां भी एक हायरार्की डेवलप होना शुरू हो जाए। तो अगर हमारे अगर किसी एलियन लाइफ से यूनिवर्स में फॉर एग्जांपल वो हो जाता है, तो ये एन मुमकिन है, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होगा, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि उनके पास भी इस तरह की आइडियाज हों, क्योंकि वो भी जब डील करेंगे तो उनके पास भी यही एक प्रॉब्लम होगी इट्स अ सर्वाइवल प्रोसेस की। ऑफ डिडक्शन। अगर आप सही तरीके से डिडक्ट करो कि भाई अगर अब पिछले ह्यूमन आई मीन एनिमल सिविलाइजेशन एनिमल एवोल्यूशन को देखो, सिंगल सेल से आगे आगे करते करते अगर कोई भी स्पीशीज इतना डेवलप करे कि उनका माइंड आगे डेवलप हो जाए, दे विल हैव द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट यू एंड मी हैव. Yeah. Why are we here, what is the purpose, who made us and all that, and if they have those questions तो फिर उनके लिए भी इसी तरह आंसर ढूंढने पड़ेंगे उनको, और वो लोग Yes. भी कुछ ना कुछ डेवलप करेंगे and all that. So I mean by process of deduction you can figure out कि yeah most likely अगर किसी और planet में in the universe, और जाहिर बात है there is very good chances that there are civilizations in other planets and solar systems out there. So there is 100% possibility they would have their own systems developed and all that stuff. तो हमारे साथ दाग भी है, उनको भी साथ में शायद ऐड कर लेते हैं। दाग साहब, अगर आपके पास इस सारी सिनारी में कुछ सवाल है, कोई आप कोई कमेंट ऐड करना चाहते हैं, देसी न्यू आज हमारे हत्थे चढ़े हुए, तो इनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जी गो अहेड। नहीं, ये वाला टॉपिक इतना मजे का है, इतना बहुत बड़ा मजे का टॉपिक है, यार, इसके बहुत बारे में हम लोग, क्योंकि एक एक जो मैंने आपको पॉइंट दिया है ना, उस हर पॉइंट के ऊपर आप एक एक लाइक घंटा बात कर सकते हो, बात क्योंकि कर सकते उतनी सारी इंफॉर्मेशन है ना इन चीजों के पीछे, और जब आपको समझ आ जाए तो फिर देन इट बिकम्स वेरी इजी टू हैंडल रिलीजन। और फिर अगर आपको समझ आ जाए फिर आप नाइलिज्म की तरफ नहीं जाते, फिर देन यू गेट अ लिटिल बिट मोर कंट्रोल ऑन योर नाइलिज्म। मोस्ट सिचुएशन में क्या होता है कि ये जो लोग एथियस्ट बन जाते हैं 1 साल 2 साल के लिए, they cannot handle the nihilism and then they go back into religion, and some go almost 95% अपने ही religion में वापस जाते हैं, लेकिन 4-5% लोग हैं जो different religion में चले जाते हैं, कि इस्लाम छोड़ के क्रिश्चियन बन जाते हैं या इस्लाम छोड़ के हिंदू बन जाते हैं, फिर क्योंकि उनको वही वाला वो बस आंसर चाहिए होता है। तो चलो क्या कहते हैं, अच्छा उनको ये फिगर हो गया कि इस्लाम का आंसर रॉन्ग है, तो चलो कोई और आंसर ले लेते हैं, जीसस होगा सही आंसर या राम होगा सही आंसर, बट बेसिकली व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इज जस्ट द कंफर्ट फ्रॉम system.